पिछले क्लास में हम लोग एमीन के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं एमीन के प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा, एमीन के प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग चलें, एमीन के प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन जो बात करने को होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अरे बेटा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हम लोग हेलोफॉर्म टॉपिक में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ रिएक्शन क्या होता है उसका चर्चा कर देते हैं। पहला रिएक्शन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जानते हो बेटा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता क्या था? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते थे जब भी किसी प्राइमरी एमीन को हेलोफॉर्म प्लस KOH या क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते थे तो उधर आइसोसाइनाइड बदल जाता था। ठीक है, और आइसोसाइनाइड का स्मेल कैरेक्टरिस्टिक होता है, खास तरह का होता है। तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम लोग क्या चीज के लिए? तो प्राइमरी एमीन को पहचानने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ रिएक्शन क्या होता था याद करो। यहाँ रिएक्शन होता था जैसे मान लो ये CH3CH2 NC, CH3CH2 NH2। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन करवाते थे CHCl3 प्लस यहाँ पर हम लोग ले लेते थे 3KOH। हाँ, ये इधर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता था क्या चीज में? CH3CH2 NC और प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। ये रिएक्शन होता था, याद है? इसका मैकेनिज्म बताए हुए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे क्या चीज? तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। हाँ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का लैंग्वेज याद हो गया? क्या बोले थे? किसी भी प्राइमरी एमीन को अगर रिएक्शन करवा देते हैं क्या चीज के साथ? हेलोफॉर्म और अल्कली के साथ, तो उधर आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनेट NC, आइसोसाइनेट बन जाता है। और आइसोसाइनेट का आइसोसाइनाइड ना, हाँ, आइसोसाइनाइड बन जाता है। और इस आइसोसाइनाइड का स्मेल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होने के कारण इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं क्या चीज के रूप में? प्राइमरी एमीन के टेस्ट के रूप में। ठीक है, अरे यार, दूसरा रिएक्शन जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जो दूसरा रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स क्या चीज? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सुनना, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होता है? अगर हम लोग कहीं पर कोई प्राइमरी एमीन ले लें RNH2 और इसको रिएक्शन करवा दे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, इसका रिएक्शन करवा दे क्या चीज के साथ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। बेटा, यहाँ पर होगा क्या? यह नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के कारण यहाँ अटैक, ये बॉन्ड खुला। गौर करते रहना सब लोग। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड खुला, और नाइट्रोजन जब लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा? और वो हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा? सल्फर के पास। तो उधर क्या, कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर? RNHC डबल बॉन्ड S और इधर क्या चीज? SH डबल बॉन्ड S और इधर क्या चीज? SH। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइथायोकार्बामिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं डाइथायोकार्बामिक एसिड, डाइथायोकार्बामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है जी, डाइथायोकार्बामिक एसिड इसको बोल दिए हैं। और इसको जब हम लोग रिएक्शन करवा दें बाद में क्या चीज के साथ? तो इसका रिएक्शन करवा दें HgCl2 के साथ। इसका रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ? तो इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ। अरे बेटा, इसका रिएक्शन HgCl2 के साथ करवाते हैं तो देखो यहाँ पर होता है क्या क्या। यहाँ पर होगा क्या क्या वो सुन।
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को लेकर दोनों क्लोरीन क्या बनकर निकल जाएगा, सामने देखते रहना, बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास मत करना, ध्यान सामने रखना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये दोनों क्लोरीन क्या बनकर निकल जाएगा, 2HCl। अरे बेटा एक सल्फर दे दे मरकरी को, वो क्या बनकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, HgS, और ये हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और साथ में और क्या क्या बोले हैं अभी तक, HgS प्लस क्या चीज, 2HCl। ठीक है, इसका ब्लैक कलर, HgS का कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक PPT होता है। यह जो केमिकल यहाँ पर बैठा है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। यह जो केमिकल यहाँ बैठा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल आइसोथायो क्या चीज, साइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट हो जाता है ये चीज। ठीक है, जानते हो बेटा इस केमिकल का महक जो होता है ना वो सरसों तेल के जैसा होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन का भी यूज किया जाता है प्राइमरी एमीन को पहचानने के लिए। हाँ, जो नकली सरसों तेल बनाता है ना, किसी भी बीज को पीसकर सरसों तेल जैसा बना, लेकिन उसमें सरसों तेल जैसा महक नहीं होता है, तो वो सरसों तेल जैसा महक लाने के लिए यही केमिकल मिला दिया जाता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये पॉइजनस भी होता है, ये जो केमिकल होता है वो पॉइजनस होता है। तो सर पॉइजनस होता है तो नकली सरसों तेल खाकर भी तो लोग, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा माने कम 1000 लीटर में अगर ये मान लो आधा लीटर मिलाया तो वो पॉइजन भी इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गया है कि असर धीरे धीरे होता है, अचानक से असर पता नहीं चलता है। ऐसा कहानी है इसका। ठीक है, ये रिएक्शन भी समझ गए थे सभी लोग। हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं अगला रिएक्शन चर्चा करने के लिए, और वो रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अगला रिएक्शन जो हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अरे बेटा ध्यान देते रहना सभी लोग, सावधानी पूर्वक। अगला रिएक्शन जो हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन उम्मीद है थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। अगला रिएक्शन हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं रिएक्शन विथ HNO2। जानते हो बेटा HNO2 एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों तरह के एमीन का प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह का होता है। HNO2 एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें तीनों तरह के एमीन का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी एमीन का कैसा नेचर है, 2 डिग्री का कैसा है, 3 डिग्री का कैसा रिएक्शन है, गौर करते रहना। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसके, तो 1 डिग्री अमाइन के रिएक्शन के बारे में। बेटा हम लोग जानते हैं अगर कहीं पर हम लोग कोई 1 डिग्री अमाइन ले लें और इसको हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें, HNO2 और H+ के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये उसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदल देता है। ये उसको बदल देता है क्या चीज में, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल देता है। यह बदल जाएगा क्या चीज में, ये बदल जाएगा CH3 CH2 N2+ में। और तुम लोग को बताए थे कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट अगर यहीं पर कोई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लिए हुए हैं, इसको भी HNO2 और H+ के साथ रिएक्शन करवा, बनेगा ये भी डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन ये डाइजोनियम सॉल्ट बिना हीट किए हुए नहीं टूटेगा, जबकि ये डाइजोनियम सॉल्ट बिना हीट किए हुए ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे यार अब देखो ये एसिड तो पानी में घोलकर मिलाए होंगे, तो पानी तो एज ए मीडियम है ही, जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा इस पर कार्बोकैटायन, और वो कार्बोकैटायन बनते ही वाटर मॉलिक्यूल का अटैक है और H बाहर, H+ बाहर, वो क्या चीज में बदल जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बदल जाने वाला है CH3 CH2OH में। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को हीट जरूर करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो हीट कर ही दिए हैं, हीट कर दिए हैं, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके इधर क्या चीज में बदल जाएगा, फेनॉल में बदल जाएगा। और जो वो N2 था वो N2
यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है आप लोगों को? इसका मैकेनिज्म कैसा होता था? इसके मैकेनिज्म में होता क्या था कि सबसे पहले ये जो HNO2 होता है, यह HNO2 H+ के साथ रिएक्शन करके इसके लोन पेयर पर अटैक ये वाटर के रूप में बाहर नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है, और वह नाइट्रोसोनियम आयन जाकर इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है। याद आया? यही ना इसका मैकेनिज्म होता है। अरे बेटा, अगर हम क्या करें, अगर हम पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखने जा रहे हैं, अगर हम अब यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन ले लें, अगर हम यहाँ पर कैसा अमाइन ले लें, 2 डिग्री अमाइन ले लें, 2 डिग्री अमाइन। देखना, अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन ले लें, जैसे C2H5NH और ये C2H5, और इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें HNO2 और H+ के साथ। माय डियर, इन दोनों के मिक्सचर का काम क्या है? सब लोग सजग रहना, एक तरह थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, कुछ और सोच रहे, चाहे ये मेरा काम ना बगल वाले को समझना है, वो टेंशन ले, हम काहे ले टेंशन? ना टेंशन लेना है। इन दोनों के मिक्सचर का काम क्या है? NO+ आयन बनाना, ठीक है, नाइट्रोसाइल केटायन बनाना, ठीक। तो कहने का मतलब वो NO आकर इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, और जब ये अपना लोन पेयर देगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये क्या करेगा? H+ हटाएगा। तो इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O, और इसके पीछे लगा हुआ क्या चीज? 2 ठो, ठीक है। ये N नाइट्रोसो, N इथाइल, इथाइल अमाइन बन गया। ये मॉलिक्यूल का IUPAC नाम यही हो जाएगा ना। जैसे N से एक और रहता, अल्काइल रहता, तो N मिथाइल, N इथाइल ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग। तो इस बार N के से उधर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है। तो उस मॉलिक्यूल का नाम वहां क्या हो जाएगा? उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा, बोल बोल बोल, N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, N इथाइल, इथाइल अमाइन, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब तो इसमें प्राइमरी इमीन में एक और हाइड्रोजन रहता था, तो टोटोमेराइज होकर डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। प्राइमरी इमीन के केस में इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे? तो एक हट गया, शुरू में एक बचा हुआ रहा जो कि इसके साथ टोटोमेराइज करता था। यहाँ पर तो रिएक्शन यही का यही रुक जाएगा, इससे आगे रिएक्शन होगा नहीं। हाँ, अगर हम लोग एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन भी लिए हुए होते, अगर हम लोग एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन भी लिए हुए होते, इसको भी अगर हम लोग HNO2 और H+ के साथ रिएक्शन करवाते, तो भी यहाँ पर यही प्रोडक्ट बन जाता। यहाँ का प्रोडक्ट क्या हो जाता? यहाँ का प्रोडक्ट हो जाता N से लगा हुआ ये R, और इधर क्या चीज? N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो, N अल्काइल एनिलीन हो जाएगा। वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया है? N नाइट्रोसो, N अल्काइल एनिलीन हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब सुन, अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन को अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा मिटाएं यहाँ पर। अब ऊपर वाला रिएक्शन मिटाएंगे तभी ना कुछ और लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग कोई 3 डिग्री अमाइन लिए हुए होते, अरे क्या 3 डिग्री अमाइन कहने का मतलब नाइट्रोजन के तीनों वैलेंसी से क्या लगा हुआ ये, और इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते HNO2 और H+ के साथ, तो क्या होता बोलो? उसको अगर HNO2 H+ के साथ रिएक्शन करवाते तो ये मिक्सचर भी अभी क्या देता? NO। वो NO आकर इसके लोन पेयर पर तो फिर से अटैक करता ये, और यहाँ पर फिर से कैसा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अरे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा? कोई अल्काइल तो हटेगा नहीं, तो NO को ही निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो कहने का मतलब 3 डिग्री अमाइन जो अगर यही निकल गया, फिर से ये चीज बन गया, तो रिएक्शन हुआ? रिएक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि 3 डिग्री अमाइन जो होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। 3 डिग्री अमाइन जो 3 डिग्री अमाइन जो होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन। हाँ, एक बात है यहाँ कहने को, अगर 3 डिग्री अमाइन एरोमेटिक वाला होता, अगर 3 डिग्री अमाइन कौन वाला होता? एरोमेटिक वाला होता, और इसको HNO2 और H+ से रिएक्शन करवाते। देखना, ध्यान देते रहना।
3 डिग्री अमाइन अगर एरोमेटिक वाला होता, इसको HNO2 और H+ से रिएक्शन करवाते, तो ये दोनों मिलकर अभी भी हर साल के भांति इस साल भी NO+ आयन देगी। वो NO+ आकर नाइट्रोजन पर अटैक किया, नाइट्रोजन ने उसको दुत्कार कर भगा दिया कि भाग भाग, हम तुमको नहीं रख सकते हैं। वो NO+ एक काम तो कर सकता है ना, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कर सकता है ना। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसो उसको डेरिवेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। तो 3 डिग्री वाला अगर एरोमेटिक अमाइन है, 3 डिग्री वाला है, बट दैट अमाइन इज एरोमेटिक, तो वो कम से कम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर दिखाएगा। ये यहां पर पारा नाइट्रोसो एन अल्काइल एनिलीन इस तरह का प्रोडक्ट जरूर बना लिया करेगा। इतना बात समझ में आ गया? सुनो बेटा, फेनॉल में आप लोगों को एक टेस्ट पढ़ाए थे, सब लोग लिखना बंद कर दे, बहुत ध्यान से सुनना, मेडिकल वाले लोग और ज्यादा ध्यान से सुनना। फेनॉल में आप लोगों को एक टेस्ट पढ़ाए थे, जिस टेस्ट का नाम बोले थे लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। जिस टेस्ट का नाम बोला गया है, क्या चीज? लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट याद है? फेनॉल ईथर का कल टेस्ट है ना, और आज ये हाल है, बढ़िया है। लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट में क्या बताए थे कि अगर कोई केमिकल को फेनॉल के रूप में पहचानना है कि इज दैट फेनॉल और नॉट, तो उसमें थोड़ा सा NaNO2 और थोड़ा सा H2SO4 मिलाइए। उसमें थोड़ा सा NaNO2 और H2SO4 मिलाइए, ठीक है। और तो उसका कलर कैसा हो जाता था? उसका कलर हो जाता था रेड। और उसमें अल्कली मिला दीजिए तो उसका कलर चेंज हो जाता था, कैसा? ब्लू कलर हो जाता था। यही ना लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट है। जानते हो बेटा, वहां भी बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग, वहां भी NaNO2 और H2SO4 का काम क्या है? NO+ आयन देना। क्या काम है? NO+ आयन देना। HNO2 या NaNO2 और H2SO4 का क्या काम है? NO+ आयन देना। माने फेनॉल को कहीं से भी NO+ आयन अगर मिल गया तो वो फिर अपने आप जाएगा कौन से टेस्ट में? लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट में जाएगा। सुनो ना, अगर हम लोग कोई 2 डिग्री वाला ये ले लें, 2 डिग्री वाला अमाइन ले लें, ठीक है, हम लोग कौन सा चीज ले लिए हैं? 2 डिग्री वाला अमाइन ले लिए हैं, ठीक है। और 2 डिग्री वाले अमाइन को अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा 2 डिग्री वाला अमाइन ले लिए हैं, ठीक, और इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करें? HNO2 मिला दें। इसमें थोड़ा सा क्या मिला दें? HNO2 मिला दें और थोड़ा सा फेनॉल ऐड कर दें, ठीक है। तो एक सेकंड सुनना, 2 डिग्री अमाइन का टेस्ट अगर हमको करना है कि ये 2 डिग्री अमाइन है कि नहीं है, ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन को पहले रिएक्शन करवा दो HNO2 के साथ। 2 डिग्री अमाइन को पहले रिएक्शन करवा दो क्या चीज के साथ? HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दो। करवा लिए रिएक्शन, तो 2 डिग्री को HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दिए तो ये बन गया। अब इसमें फेनॉल और थोड़ा सा एसिड मिला दो। अब इसमें क्या मिला दो? फेनॉल और थोड़ा सा एसिड। बेटा एसिड आएगा, इसके लोन पेयर पर अटैक, और ये फिर से बाहर हो जाएगा क्या बनकर? NO+। और ये NO+ फेनॉल के साथ जाकर लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट नहीं दिखाने लगेगा। तो लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? 2 डिग्री एमीन के पहचान के लिए भी यूज किया जाता है। याद रह गया ये रिएक्शन? लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट में NO+ का काम होता है, और NO+ ये भी एसिडिक मीडियम में देने का काम करता है। तो इसका यूज करके 2 डिग्री अमाइन को पहचानने का भी काम किया जा सकता है, ठीक। वैसे लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट फेनॉल का है, लेकिन उसी को थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस करवाकर HNO2 और 2 डिग्री अमाइन को पहले रिएक्शन करवा लीजिए, अब बाद में उसमें थोड़ा सा फेनॉल और एसिड मिला दीजिए, और लिबरमेंस नाइट्रोसो टाइप का रिएक्शन अगर होने लगे तो पहचान लीजिए कि हमारा शुरुआती एमीन जो था वो कौन सा था? 2 डिग्री वाला था। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे HNO2 वाले रिएक्शन के बारे में, ठीक है बेटा। HNO2 वाले रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एजो
कपलिंग रिएक्शन, या इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं या एजो कपलिंग भी बोलते हैं। हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं एजो कपलिंग रिएक्शन के बारे में। गौर करना, एजो कपलिंग रिएक्शन होता क्या चीज है, सभी लोग सुनना। अगर हम लोग कहीं पर फेनॉल या नैप्थेनॉल, नैप्थॉल्स, फेनॉल नैप्थलीन है ना, दो बेंजीन रिंग सटा हुआ नैप्थलीन, और उसमें OH लगा दे तो वही हो गया क्या चीज, नैप्थॉल। फेनॉल, नैप्थॉल या एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन करवा रहे हो, फेनॉल, नैप्थॉल या एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन करवा रहे हो क्या चीज के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। उनका रिएक्शन करवा रहे हो क्या चीज के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शनों को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जानते हो बेटा, यह रिएक्शन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाला रिएक्शन है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो मॉलिक्यूल में कलर डेवलप होने लगता है। उनको क्रोमोजोम्स बोलते हैं। क्रोमोजोम आपका बायोलॉजी वाला नहीं, ठीक है, क्रोमोजेनिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है इनको, जिनके कारण कलर डेवलप होता है। कुछ क्रोमोजेनिक फंक्शनल ग्रुप जो हमको याद है उसमें एक होता है डाइजोनियम, N डबल बॉन्ड N ग्रुप, ये भी क्रोमोजेनिक होता है। नाइट्रो ग्रुप होता है, 1,2 डाइकीटोन होता है। क्विनाइड वाला स्ट्रक्चर होता है, क्विनाइड, क्विनोन याद है, 6 मेंबर आमने सामने डबल बॉन्ड, ऊपर में भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो। ये सब क्रोमोजेनिक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो वहां पर क्या होता है, कलर डेवलप होने लगता है। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन में N डबल बॉन्ड N वाला कंपाउंड बनता है, और N डबल बॉन्ड N वाला कंपाउंड बनने के कारण इनका यूज होता है क्या चीज के रूप में, कलर प्रोडक्शन के रूप में यूज होता है। तो कपलिंग रिएक्शन हम लोग बोल रहे थे, जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं आइदर फेनॉल, नैप्थेनॉल या एमीन के साथ, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा फेनॉल के बारे में। विथ फेनॉल कपलिंग रिएक्शन हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के साथ, तो फेनॉल के साथ। अरे बेटा, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर समझना। डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं ऐसा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसा लिख देते हैं, कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो N2 प्लस लिख देते हैं। असल में ये होता है इस रूप में, देखो ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ OH था, वो OH हटने के कारण यहाँ एक खाली ऑर्बिटल, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज। डाइजोनियम सॉल्ट का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये अपना लोन पेयर अगर इधर दे दे, इस खाली ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बना ले। ध्यान देना बेटा, इस रूप में जब तक ये डाइजोनियम सॉल्ट इस रूप में है, जब तक ये डाइजोनियम सॉल्ट इस रूप में है तब तक इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। लेकिन अगर ये अपना लोन पेयर यहां दे दे तो ऑक्टेट सबका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस रूप में इनके सभी फॉर्म का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। एक चीज समझ में आ रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट में वो जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि दूसरे ही रेजोनेटिंग फॉर्म में उसका ऑक्टेट क्या हो गया है, पूरा। तो ये जब जब इस रूप में रहेगा तब तब वो खाली ऑर्बिटल के कारण कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जब जब इस रूप में रहेगा तभी खाली ऑर्बिटल के कारण रिएक्शन करेगा। तो एक चीज समझना कि कपलिंग रिएक्शन माने उस नाइट्रोजन सेंटर का जाकर कहीं अटैक करने वाला जो टेंडेंसी है ये उतना आसान
नहीं है, उतना ज्यादा टेंडेंसी नहीं है उसका रिएक्शन करने का। हमको रिएक्शन करने के लिए इसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाना होगा, तब जाकर ये रिएक्शन करेगा। अब आओ, सबसे पहले हम लोग चर्चा करें फेनॉल के साथ। तो देखो, अगर हम लोग कहीं पर फेनॉल ले लें और फेनॉल का हम लोग रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ, फेनॉल का हम लोग रिएक्शन करवा दें डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, इस फॉर्म में तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये अपने खाली ऑर्बिटल के कारण गया और यहाँ अटैक किया, वहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ जो कंपाउंड बना लेगा वो कंपाउंड कैसा दिखेगा, बोल। इधर जो कंपाउंड बन जाएगा वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बोल ना। वो कंपाउंड हो जाएगा, ये एक पहला बेंजीन रिंग में N डबल बॉन्ड N, और फिर ये यहाँ पर दूसरा बेंजीन रिंग और यहाँ क्या चीज, OH, ठीक है। अरे बेटा, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने बना है यह यूज होता है ऑरेंज कलर के डाई के रूप में। ये केमिकल जो आपके सामने बनाए हैं ये यूज होता है क्या चीज के रूप में, ऑरेंज कलर के डाई के, ऑरेंज कलर के रूप में यूज होता है ये। अगर यहाँ NH2 लगा हुआ होता ना तो फिर उस केमिकल का कलर हो जाता पिंक। अगर यहाँ NH2 लगा हुआ रहता तो उस केमिकल का कलर कैसा हो जाता, पिंक हो जाता, ठीक है। ये फेनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन। अरे बेटा सुनो ना, फेनॉल, दो बात कहना है, बहुत ध्यान से सुनना। फेनॉल के साथ जब हम लोग कपलिंग करवाते हैं तो रिएक्शन मेनली पारा पर ही होता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, वहां जाने पर स्टेरिक रिपल्सन का चांस बना रहता है। मेनली रिएक्शन कहां पर होता है, पारा पर होता है। लेकिन अगर पारा पोजीशन कहीं पर ऑक्युपाइड है, अगर मान ले कहीं पर पारा पोजीशन ऑक्युपाइड है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं है कि कपलिंग ऑर्थो पर एकदम नहीं हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल होता है। जब पारा पोजीशन ऑक्युपाइड हो तो फिर कपलिंग जो होता है वो ऑर्थो पर भी हुआ करता है। ये पहला बात कहना था। दूसरा बात हमको क्या कहना है, सुनना ध्यान से। ये वाला जब हम लोग फेनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं ना, ध्यान दे रहे हो सब लोग, जब हम लोग फेनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं, तो जब हम लोग फेनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं, फेनॉल के साथ जब हम लोग कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यह अपने सबसे बढ़िया रेट का परफॉर्मेंस कर रहा होता है जब रिएक्शन हल्का सा अल्कलाइन मीडियम में होता है। क्या बोले अभी, ये रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बेस्ट होता है कब, जब ये रिएक्शन हल्का सा अल्कलाइन, 7 हो गया न्यूट्रल, 7-8 के पीएच के बीच में मान ले, हल्का सा अल्कलाइन पीएच वही होगा ना। तो ये रिएक्शन जो होता है बेस्ट रेट से होता है कब, पीएच जब किसके नजदीक हो, पीएच जब 8 के नजदीक हो। सर ऐसा क्यों, इस पीएच पर लेने से क्या फायदा हो जाता है। अरे बेटा अभी ना थोड़ा देर पहले हम क्या बताकर ये रिएक्शन समझाना शुरू किए थे, हम ये बताकर समझाना शुरू किए थे कि ये वाला चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा दरकार नहीं है, बगल में है लोन पेयर वाला, वो देके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने वाला है। अगर हम हल्का सा अल्कलाइन मीडियम ले लें, गौर करते रहना, अगर हम लोग हल्का सा बेसिक मीडियम लेंगे तो उस हल्के से बेसिक मीडियम में जो हमारा फेनॉल है, यह फेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा फेनॉक्साइड आयन के रूप में, या फेनॉल कन्वर्ट हो गया है क्या चीज के रूप में, फेनॉक्साइड। हल्का सा बेसिक मीडियम में ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा फेनॉक्साइड आयन के रूप में। अरे तुम लोग बता, ये माइनस ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कि ये ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये माइनस वाला ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक यहाँ ज्यादा अट्रैक्टिव है कि अटैक उधर ज्यादा अट्रैक्टिव है, जल्दी अटैक कहाँ हुआ करेगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करने को आतुर नहीं था, आतुर समझ गए, एंक्सियस। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करने को बहुत ज्यादा उतावला नहीं था, तो हमने उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाकर रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया है, इंक्रीज। हल्का सा बेसिक मीडियम में रिएक्शन का रेट क्यों बेहतर हो जाता है, ये बात समझ गए थे सभी लोग, पक्का पक्का पक्का। तो ये फेनॉल के साथ होने वाले डाइजोनियम इसके बारे में बता रहे थे, ये ऑरेंज डाई के रूप में यूज होता है, ये याद रह गया, इस पर आईटी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर यहाँ NH2 लगा रहता तो फिर इसका कलर कैसा बनता, वो भी याद रखना, वो अभी तक नहीं आया है आईटी में। इस पर ऑरेंज कलर डाई के रूप में क्या यूज होता है, 4 ऑप्शन देकर ये पूछ चुका है क्वेश्चन।
तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं चर्चा करने के लिए। तो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कपलिंग रिएक्शन किनके साथ, फेनॉल एनिलीन के साथ, एरोमेटिक एमीन के साथ। जानते हो बेटा, अगर हम लोग कहीं पर एनिलीन ले लें, अगर हम लोग कहीं पर कौन सा मॉलिक्यूल ले लें, एनिलीन ले लें, और इस एनिलीन को रिएक्शन करवाए हुए हो क्या चीज के साथ, इसको रिएक्शन करवाए हुए हो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, इसका रिएक्शन करवाए हुए हो क्या चीज के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तो जानते हो बेटा होता क्या है, अगर हम लोग एनिलीन लिए हुए हो तो कपलिंग रिएक्शन बेंजीन रिंग में नहीं, कपलिंग रिएक्शन नाइट्रोजन पर हुआ करता है, क्योंकि एनिलीन के केस में नाइट्रोजन सेंटर ज्यादा बेसिक है। तो कपलिंग यहां पर कहां होने लगता है, नाइट्रोजन सेंटर पर होने लगता है। अरे बेटा ये जाकर नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करे और नाइट्रोजन अपना चार्ज को मैनेज करने के लिए एक हाइड्रोजन बाहर कर दे, तो उधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, देख तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा NH, ये N डबल बॉन्ड N, और ये क्या चीज, ये C6H5, यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना, इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। जानते हो बेटा, अगर 2 डिग्री अमाइन लिया हुआ हो, अगर यहाँ पर कपलिंग में हम लोग कैसा अमाइन लिए हुए हैं, 2 डिग्री अमाइन लिए हुए हैं, और इसको रिएक्शन करवा दें हम लोग किसी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तो इसके केस में इस नाइट्रोजन के अलोंग हिंड्रेंस होने के कारण कपलिंग में थोड़ा दिक्कत होने लगता है। 2 डिग्री अमाइन के केस में कपलिंग नाइट्रोजन सेंटर पर भी होता है और रिंग में भी होता है, दोनों। ये मेडिकल में आया था एक बार ये वाला क्वेश्चन। इसके केस में प्रोडक्ट उधर कौन सा बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन पर अटैक के कारण भी, और कुछ प्रोडक्ट बनता है, अरे बेटा इसके केस में भी बेंजीन पर अटैक के कारण बनने वाला प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है, माइनर होता है, कम मात्रा में होता है, होता जरूर है। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनने लगेगा तो पहला प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा, ये N के बाद ये N डबल बॉन्ड N और इथे C6H5, और यहाँ पर लगा हुआ एक R, कुछ मात्रा में ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और कुछ मात्रा में दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट में इधर लगा हुआ है ये NH, और इससे लगा हुआ R, ये N डबल बॉन्ड N, और फिर इधर ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इधर लगा हुआ क्या चीज, बेंजीन रिंग में इधर तो नहीं ना कुछ, ये तो हो गया डाइजोनियम हो गया, ये वाला चीज बन जाएगा। तो 2 डिग्री अगर हमारा 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो तो कपलिंग रिंग में भी होता है, कपलिंग नाइट्रोजन सेंटर पर भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कोई 3 डिग्री अमाइन ले लें, अगर यहाँ पर हम लोग कौन सा अमाइन ले लें, कोई 3 डिग्री अमाइन ले लें, अरे बेटा 3 डिग्री अमाइन लेने पर अब यहाँ हिंड्रेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब कपलिंग एक तरफा जो होता है वो कहाँ पर होता है, कपलिंग जो होता है एक तरफा अब रिंग में ही होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये N, यहाँ R, ये N डबल बॉन्ड N, और उधर क्या बोलो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन के लिए पीएच कैसा लेंगे, अभी ना बताए थे कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम भी नुकसानदेह है। क्यों स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम नुकसानदेह है, क्योंकि वो इसको नुकसान पहुंचाता है, और एसिडिक मीडियम नुकसानदेह क्यों है, क्योंकि वो इसके लोन पेयर पर अटैक करने लगेगा। तो इनके लिए ना तो एसिडिक मीडियम ठीक है और ना तो बेसिक मीडियम ठीक है। न्यूट्रल के आसपास पीएच हल्का सा एसिडिक के तरफ रहते हैं, लेकिन टुवर्ड्स न्यूट्रल ही रखना पसंद करते हैं। इसमें किधर भी ले जाने पर, न्यूट्रल से उधर भी बढ़ने पे दिक्कत है, इधर भी बढ़ने पर दिक्कत है। तो एनिलीन के साथ जो हम लोग ये करवाते हैं वो न्यूट्रल या हल्का एसिडिक मीडियम में ही करवाया करते हैं। इतना बात समझ गए। सुनो बेटा, हम ये बोल रहे थे कि ये जो डायजो कपलिंग रिएक्शन है ये कतई बहुत ही स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हुआ करता है, कम हुआ करता है। अरे बेटा, अगर हमको कपलिंग रिएक्शन को ज्यादा स्पीड से करवाना है, अगर हमको कपलिंग रिएक्शन ज्यादा स्पीड से करवाना है तो हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका रिएक्टिविटी बढ़ाने का उपाय कर सकते हैं। और इसका रिएक्टिविटी कब बढ़ेगा, तू ही लोग बता।
बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगाकर इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा? बोल, ये बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो डायजोनियम सॉल्ट का ये बढ़ता जाएगा। अगर हम लोगों को कोई 3 ऑप्शन दे दे, अगर हम लोगों को कोई 3 ऑप्शन, एक जगह सिंपल डायजोनियम सॉल्ट दे दिया, एक जगह पर एक NO2 लगा हुआ डायजोनियम दे दिया, एक जगह पर 2 NO2 लगा हुआ डायजोनियम दे दिया, और हम लोग से पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा कपलिंग रिएक्शन दिखाएगा, तो क्या ऑर्डर लिखोगे? जिसमें 2, बात समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता जाएगा, कपलिंग रिएक्शन का रेट जो होगा वो उतना अच्छा होता जाएगा। इतना बात समझ गए थे सभी लोग? ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे गैजेट के बारे में, तो कपलिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है,